डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। थार स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं उमेश कुमार सैनी, बायोलॉजी लेक्चरर। आज बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो मैं शुरू करूँगा। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, यानी आवर्तबीजी पादपों में जनन। आवर्तबीजी पादपों में जनन। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये जो एंजियोस्पर्म है, आवर्तबीजी पादप है, इसको हम समझेंगे। एंजियोस्पर्म पादप क्या है? आपको पता होगा, आपने पिछली क्लासेज में पढ़ा, एक आवर्तबीजी पादप होते हैं, एक अनावर्तबीजी। अनावर्तबीजी सबसे पहले हम बात करेंगे आवर्तबीजी। आवर्तबीजी पादप का मतलब क्या होता है कि जिन पादपों के बीज के चारों तरफ बीज आवरण पाया जाता है वो आवर्तबीजी पादप होते हैं। तो आज हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, यानी आवर्तबीजी पादपों में जनन। अब सबसे पहले हमारा जो पहला टॉपिक है वो मैं आवर्तबीजी पादपों के बारे में आपको कुछ बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स है, इंपॉर्टेंट जो बातें वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं पीढ़ी एकांतरण। पीढ़ी एकांतरण। सबसे पहले हमें समझना है कि पीढ़ी एकांतरण क्या है। कि आपको पता होगा कि जो जीवन चक्र होता है, जीवन चक्र, जीवन चक्र आपने नाम सुना होगा, एक जीवन लाइफ स्पान, जीवन काल भी आपने सुना होगा, जन्म से मृत्यु तक का समय। यानी जीवन चक्र जो होता है, किसी भी पादप का जो जीवन चक्र होता है या किसी जीव का जो जीवन चक्र होता है, जीवन चक्र में दो अवस्थाएं जब एकांतरित क्रम में देखने को मिलती है तो इसे पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। अब आवर्तबीजी जो पादप है, आवर्तबीजी पादपों के जीवन चक्र में जो दो अवस्थाएं हैं उनकी मैं बात करूंगा। पहली जो अवस्था है जिसे अपन कह सकते हैं फर्स्ट जनरेशन, यानी अपन बोलते हैं प्रथम पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी वो होता है पादप शरीर, यानी प्लांट बॉडी, यानी पादप शरीर जो डिप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड यानी द्विगुणित, जिसे अपन बोलते हैं स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का मतलब होता है बीजाणुद्भिद। बीजाणुद्भिद। दूसरी जो अवस्था या पीढ़ी होती है वो है सेकेंड जनरेशन, यानी द्वितीयक पीढ़ी, जो हैप्लॉइड होती है, यानी अगुणित, जिसे गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट यानी युग्मकोद्भिद के रूप में निरूपित करते हैं। निरूपित करते हैं, यानी हम यूं कह सकते हैं कि जो आवर्तबीजी पादप होते हैं इनके जीवन चक्र में दो अवस्थाएं देखने को मिलती है। प्रथम जो अवस्था या प्रथम जो पीढ़ी होती है वो बीजाणुद्भिद, दूसरी जो पीढ़ी होती है, सेकेंड जो जनरेशन या द्वितीयक जो पीढ़ी होती है वो युग्मकोद्भिद। ये दोनों एकांतरित क्रम में चलती है, यानी
पहले एक पादप बनेगा, जैसे इमेजिन मान लीजिए एक पादप है, एक आवर्तबीजी पादप है, ये इसकी रूट्स है, ये इसका स्टेम है, इसकी लीफ है, पत्तियां है, जड़ है, तना है, पत्तियां, इस पर पुष्प लगेंगे, फ्लोवर लगेंगे, यानी इस पर पुष्प लगेंगे। अब पुष्प है, जनन इकाई है, जनन इकाई, यानी जो पुष्प होता है जनन इकाई, यानी इसमें क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे। युग्मकों में क्या होगा, संलयन होगा, संलयन होगा, युग्मनज बनेगा, युग्मनज बनेगा, युग्मनज से क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा, भ्रूण से क्या बनेगा, पादप बनेगा। अब यानी ये पादप जो होता है, ये पादप फिर से क्या करेगा, पुष्प बनेगा, जननिकाई बनेगी, जननिकाई जिस यानी पुष्प होता है, पुष्प में युग्मक बनते हैं, युग्मकों में संलयन होता है, संलयन से युग्मनज बनता है, युग्मनज से भ्रूण बनेगा और भ्रूण से एक पादप बनेगा। यानी इस प्रकार जीवन जो चक्र होता है, जीवन चक्र में दो अवस्थाएं एकांतरित क्रम में देखने को मिलती है, यानी एक बीजाणुद्विध अवस्था जो द्विगुणित होती है, एक युग्मकोद्विध अवस्था जो अगुणित होती है। ये दोनों अवस्थाएं एकांतरित क्रम में चलती है, जिसे अपन बोलते हैं पीढ़ी एकांतरण, यानी अंग्रेजी में बोलते हैं अपन अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, इसे बोलते हैं पीढ़ी एकांतरण। तो कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पीढ़ी एकांतरण से आप क्या समझते हैं। तो पीढ़ी एकांतरण का मतलब होता है कि किसी भी जीव के जीवन चक्र में जब दो अवस्थाएं एकांतरित क्रम में देखने को मिलती है तो उसे पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। और आवर्तबीजी पादपों के जीवन चक्र में पीढ़ी एकांतरण देखने को मिलता है, क्योंकि दो अवस्थाएं एकांतरित क्रम में चलती है, जिनके नाम मैं आपको बता चुका हूं, स्पोरोफाइट यानी बीजाणुद्विध जो द्विगुणित होती है, और गैमेटोफाइट यानी युग्मकोद्भिद जो अगुणित होती है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बीजाणुद्विध अवस्था होती है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, तो स्पोरोफाइट यानी बीजाणुद्विध अवस्था होती है डिप्लॉइड। अब अपन आगे बात करते हैं नंबर 2। अब रिप्रोडक्शन की बात अपन करते हैं, अपन जनन की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन अपना जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। तो थोड़ा सा मैंने आपको एंजियोस्पर्म के बारे में बताया, अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, यानी जनन की हम बात करते हैं। तो आपको पता होगा जनन रिप्रोडक्शन, ये जो रिप्रोडक्शन है इसमें री और प्रोडक्शन, री का मतलब होता है दोबारा, री का मतलब होता है दोबारा, प्रोडक्शन का मतलब बनाना। यानी अपन यूं कह सकते हैं, जब कोई जीव अपने समान नए जीव को जन्म देता है तो उस प्रक्रिया को अपन जनन कहते हैं। अपने समान जीव को जन्म देने की प्रक्रिया, अपने समान जीव को जन्म देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रिप्रोडक्शन या जनन कहलाती है। अब बात अपन करते हैं कि आवर्तबीजी जो पादप होते हैं, आवर्तबीजी पादप, आवर्तबीजी जो पादप होते हैं, आवर्तबीजी पादपों में अपन जनन की विधियों की बात करें तो मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, यानी आवर्तबीजी पादपों में जनन की विधियां, आवर्तबीजी पादपों में जनन की विधियां। आवर्तबीजी जो पादप होते हैं इनमें जनन की मुख्य रूप से अपन यूं कह सकते हैं कि जनन की दो विधियां होती है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, यानी लैंगिक और अलैंगिक जनन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी अलैंगिक जनन। और दूसरी अपन बात करें तो होती है इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी लैंगिक जनन। अब सबसे पहले जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपन इसकी बात करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पता होगा कि आपने पहले भी ये नाम, दोनों नाम सुने हैं, लैंगिक और लैंगिक जनन। अपन लैंगिक जनन की बात अपन करें
तो लैंगिक जनन होती है, इसकी प्रमुख दो घटनाएं होती हैं। एक तो लैंगिक जनन के लिए युग्मक निर्माण होते हैं, युग्मकों का निर्माण होता है, यानी अपन कह सकते हैं गैमेट फॉर्मेशन, युग्मक निर्माण की क्रिया होती है। दूसरी, युग्मक दो तरह के होते हैं आपको पता है, एक तो होता है मेल गैमिट जिसे आप बोलते हैं नर युग्मक, एक होता है मादा युग्मक। अब आपको ये भी पता है कि जो युग्मक होते हैं इनमें जो फ्यूजन होता है, फ्यूजन को हिंदी में बोलते हैं संलयन, संलयन को बोलते हैं, युग्मक संलयन की जो प्रक्रिया होती है इसे बोलते हैं निषेचन, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, निषेचन। अब जो निषेचन होता है, निषेचन जब होगा युग्मकों में संलयन होगा, यानी नर और मादा युग्मक आपस में फ्यूज होंगे यानी संलयन होगा, यानी जिसे अपन निषेचन कहते हैं, निषेचन होगा तो क्या बनेगा, एम्ब्रियो, यानी क्या बनेगा, पहले अपन यूं कह सकते हैं एम्ब्रियो से पहले अपन एक शब्द काम में लिख सकते जाइगोट, जाइगोट यानी युग्मनज, युग्मनज जाइगोट। अब जाइगोट जो होता है, युग्मक आपको पता है हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड युग्मक में जो फ्यूजन होगा युग्मनज बनेगा, तो युग्मनज डिप्लॉइड हो गया जिसे अपन 2n से दर्शाते हैं। युग्मनज से क्या बनेगा, एम्ब्रियो यानी भ्रूण बनेगा, और भ्रूण से किसका विकास होगा, पादप का विकास होगा। तो एक छोटी सी बात, सबसे पहले ये अंडरस्टूड है, आपको पता है कि लैंगिक जो जनन होती है इसके लिए युग्मकों की आवश्यकता होती है, युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मक दो प्रकार के होते हैं, नर युग्मक, मादा युग्मक। युग्मक अगुणित होते हैं, अगुणित युग्मकों में जो संलयन की प्रक्रिया होती है उसे निषेचन कहते हैं, और निषेचन से द्विगुणित युग्मनज बनता है, युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण से पादप बनता है। ये बात। अब अपन बात कर रहे हैं जो आवर्तबीजी पादप है, आवर्तबीजी पादपों में अपन अलैंगिक जनन की अपन बात करें तो सबसे पहले हमें अलैंगिक जनन को समझना है। अलैंगिक जनन के लिए युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती, युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती, निषेचन भी नहीं होता। अब आपको ये भी पता होगा कि युग्मक अगुणित होते हैं, तो युग्मकों का जो निर्माण होता है वो अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस डिवीजन जिसे बोलते हैं। माइटोसिस होता है समसूत्री, एकसूत्री, मियोसिस, मियोसिस डिवीजन से युग्मक बनते हैं। अब चूंकि अलैंगिक जनन में युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती, युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती तो युग्मक बनेंगे नहीं, यानी अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं होता, जनरली अपन यूं कह सकते हैं। तो बिना अर्धसूत्री विभाजन, बिना अर्धसूत्री विभाजन व युग्मक संलयन के नए जीव को जन्म देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अलैंगिक जनन। यानी अलैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। अब अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा, एक युग्मक संलयन होगा नहीं होगा, यानी निषेचन नहीं होगा। तो बिना अर्धसूत्री विभाजन व युग्मक संलयन के जब कोई नया जीव बनता है, नए जीव को जन्म देने की जो प्रक्रिया होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अपन आगे बात करते हैं अब अपन अलैंगिक जनन की विशेषताओं की बात करते हैं। अलैंगिक जनन की विशेषताएं। अब अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। सबसे पहली जो विशेषता है, आपको पता है, मैं बता चुका हूं कि अलैंगिक जनन के लिए युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती। युग्मकों का जो निर्माण होता है वो पादपों की अपन बात करें पुष्प होता है। कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो एक लिंगी होते हैं, कुछ द्विलिंगी होते हैं, यानी दोनों तरह के नर और मादा जननांग, यानी दोनों तरह के जननांग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, वो पुष्प द्विलिंगी। और यदि नर जननांग एक पुष्प में होते हैं, मादा जननांग एक पुष्प में होते हैं, तो वो पुष्प एक लिंगी। अब अपन बात करते हैं कि अलैंगिक जो जनन होता है, अलैंगिक जनन हेतु
युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती। अपन यूँ भी कह सकते हैं कि पुष्प की भी आवश्यकता नहीं होती। अपन यूँ कह सकते हैं कि निषेचन की क्रिया नहीं होती। तो अपन सबसे पहली विशेषता अपन यूँ समझ सकते हैं कि अलैंगिक जनन हेतु एक ही जनक की आवश्यकता होती है। तो पहली विशेषता होती है अलैंगिक जनन की पहली विशेषता, यह एक जनकीय होता है, यानी सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करता है इसमें, एक ही जनक भाग लेता है। जबकि आपको पता है लैंगिक जो जनन होता है इसमें दो जनक भाग लेते हैं, नर और मादा। जबकि अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जनक भाग लेता है। तो अपन कह सकते हैं कि एक जनक भाग लेता है, सिंगल पेरेंट जो होता है वो पार्टिसिपेट करता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं, चूंकि अलैंगिक जनन में एक ही जनक भाग लेता है, अब एक जनक जो भाग लेता है इस जनक के द्वारा, यानी ये जो जनक होता है इस जनक के द्वारा जो संतति होती है, ये जो संतति बनती है ये आनुवांशिक व आकारिकी रूप से अपने जनक के समान होती है। यानी अलैंगिक जनन में एक जनक भाग लेता है और जनक से जो संतति बनती है वो आनुवांशिक और आकार की रूप से अपने जनक के समान होती है। अपन इस बात को यूँ समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे अमरूद का पौधा है, इमेजिन, इसमें अलैंगिक जनन हुई, नया पौधा बना, ये जैसे पेरेंटल पादप जनक है, जनक पादप, इससे एक नया पादप बना अलैंगिक जनन द्वारा, यानी जिसे अपन बोल सकते हैं संतति। ये जो पादप होता है इसके पूरे के पूरे लक्षण जनक पादप के समान होंगे, यानी आनुवांशिक रूप से अपने जनक पादप के समान होगा, और देखने में इसका आकार है, आकार के रूप से भी अपने जनक पादप के समान होगा। तो अपन यूँ कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन में जो संतति होती है आनुवांशिक और आकार के रूप से अपने जनक पादप के समान होती है, जिससे यानी इस संतति को अपन बोलते हैं क्लोन। और ये जो क्लोन बनने की प्रक्रिया होती है इसे बोलते हैं क्लोनिंग। तो कई बार एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जा चुका है कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति क्लोन कहलाती है, कारण बताइए। तो सीधा सा कारण है कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आनुवांशिक व आकार की रूप से अपने जनक के समान होती है, जिसे क्या कहते हैं क्लोन, और क्लोन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है क्लोनिंग। अगली विशेषता, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, क्लोन। दूसरी विशेषता आपको पता है, मैं बता चुका हूं। दूसरी विशेषता की अपन बात करें तो अलैंगिक जो जनन होता है इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। तो मैं दूसरी विशेषता बता सकता हूं, अर्धसूत्री विभाजन, यानी मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, यानी अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। अब अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, संतति के विकास हेतु जो विभाजन होता है इसे अपन कह सकते हैं सिर्फ समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस होता है। ये दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता की अपन बात करें, युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती, यानी युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती, यानी निषेचन ही नहीं होता, तो युग्मकों की आवश्यकता कहाँ से होगी। तो अपन कह सकते हैं युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती, युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती। अब आपको पता है युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती, तो अपन यूँ कह सकते हैं चौथी विशेषता अपने आप बनती है कि युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती, यानी युग्मक ही नहीं बनेंगे तो निषेचन भी नहीं होगा। तो अपन लिख सकते हैं निषेचन नहीं होता, निषेचन
नहीं होता, निषेचन भी नहीं होता। पांचवी विशेषता की अपन बात करें, अब निषेचन नहीं होता तो आपको पता है युग्मनज भी नहीं बनता, तो अपन कह सकते हैं युग्मनज नहीं बनता। अब अपन अगली विशेषता की अपन बात करें, अब मैंने आपको बताया कि जो संतति होती है आनुवांशिक है वो आकार के रूप से अपने जनक के समान होती है। तो अगली विशेषता संतति आनुवांशिक व आकारिकी रूप से अपने जनक के समान होती है। यानी जो संतति होती है वो आनुवांशिक आकार के रूप से अपने जनक के समान होती है। इसी प्रकार के अपन आगे और देखें तो और भी कई विशेषताएं हो सकती है। अब देखिए जो कई बार एग्जाम में मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि कई बार पूछा जा चुका है कि अलैंगिक और लैंगिक जनन में 4 अंतर बताइए। अपना प्रश्न ये बनता है कि अलैंगिक और लैंगिक जनन में 4 अंतर बताइए, कई बार 5 अंतर पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए अपन बात करते हैं कि अब अगला अपना टॉपिक होगा डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक व लैंगिक जनन में अंतर। अब डियर स्टूडेंट्स, कई आपको पता है कि एग्जाम में पूछा जाता है कि 4 अंतर बताइए या 5 अंतर बताइए, कितने भी अंतर बताइए। तो हम अंतर जब बताते हैं तो हमें अंतर एक इंडेक्स के माध्यम से बताने हैं। अब वो इंडेक्स मैं आपके सामने बना रहा हूं। जैसे मान लीजिए 4 अंतर पूछे तो पहला इंडेक्स का जो कॉलम होगा वो होगा क्रम संख्या यानी सीरियल नंबर, सीरियल नंबर। दूसरा जो होगा वो होगा इवेंट, इवेंट का कॉलम, घटनाएं। तीसरा जो कॉलम होगा जिसमें डिफरेंस पूछा गया, जैसे एसेक्सुअल और सेक्सुअल में पूछा गया तो अपन लिख देंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब मैं डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूं तो आप समझिए ये हो गई अलैंगिक जनन और ये हो गई लैंगिक जनन। देखिए नंबर 1, सबसे पहले इवेंट की अपन बात करें तो आपने पता है कौन कौन से इवेंट, मैंने आपको विशेषताएं बताई है अलैंगिक जनन की। तो सबसे पहले अपन जनक वाला इवेंट लेते हैं, जनक यानी अपन जनक का इवेंट लेते हैं। तो आपने बताया अलैंगिक जो जनन होती है इसमें एक जनक भाग लेता है, लैंगिक जनन में 2 जनक भाग लेते हैं। तो अपन कह सकते हैं ये एक जनकीय होती है, एक जनकीय, और ये कैसी होती है द्विजनकीय। तो पहला डिफरेंस बिल्कुल शॉर्ट में मैंने लिख दिया, जनक का डिफरेंस है एक जनकीय होती है और ये द्विजनकीय होती है। अपन दूसरे इवेंट की अपन बात करें तो मैंने विशेषता में मैंने आपको बताया कि विभाजन की बात करें अपन तो आपने बताया कि जर्नली जो सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन आपने पढ़ा, अर्धसूत्रीय और समसूत्रीय होता है। तो अपन बात करें विभाजन की, विभाजन तो विभाजन आपको पता है अलैंगिक जनन में हमेशा
समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन। जबकि आपको पता है अपने समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, और अपन ये लिख सकते हैं कि अर्ध सूत्री विभाजन नहीं होता। और आपको पता है कि लैंगिक जनन में क्या होता है, अर्ध सूत्री विभाजन होता है। अपन तीसरे डिफरेंस की अपन बात करें, युग्मकों की अपन बात करें, युग्मक। आपने बताया लैंगिक जनन हेतु युग्मक आवश्यक नहीं होते, जबकि आपको पता है लैंगिक जनन हेतु युग्मक आवश्यक होते हैं, युग्मक आवश्यक होते हैं। फिर अपन बात करें, अब युग्मक आवश्यक नहीं होते तो अपन बात करें निषेचन की, अपन बात करें तो अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता और लैंगिक जनन निषेचन होता है। अपन बात करें अब निषेचन ही नहीं होता तो आपको पता है युग्मनज की बात अपन करें, युग्मनज आपको पता है लैंगिक जनन में नहीं बनता, और आपको पता है लैंगिक जो जनन होते हैं इसमें बनता है। फिर अपन छठे डिफरेंस की अपन बात करें, आगे और बहुत से डिफरेंस हो सकते हैं। अपन बात करें एक संतति का जो इंपॉर्टेंट है, संतति। आपको पता है अलैंगिक जनन जो संतति बनती है वो आनुवांशिक और आकार के रूप से अपने जनक के समान होती है, तो अपन लिख सकते हैं आनुवांशिक व आकारिकी रूप से जनक के समान, यानी आनुवांशिक आकार के रूप से जनक के समान का मतलब होता है विभिन्नताएं नहीं पाई जाती। और लैंगिक जनन में चूंकि दो जनक भाग लेते हैं, दो प्रकार के युग्मक भाग लेते हैं, यानी संतति में विभिन्नता पाई जाती है, यानी अपन इसमें यह भी बात लिख सकते हैं विभिन्नताएं नहीं पाई जाती, और इसमें विभिन्नताएं यानी वेरिएशन पाई जाती है, यानी संतति होती है जनकों से भिन्न होती है, किसी भी एक जनक के समान नहीं होती है, यानी जनकों से भिन्न होती है। तो इस प्रकार ये जो डिफरेंस की बात हुई, तो इस प्रकार से यदि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है 4 डिफरेंस लिखिए, 6 डिफरेंस लिखिए, और आपको ये पता है कि डिफरेंस के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जैसे आधे नंबर का एक डिफरेंस है, तो जितने आप अंतर लिखोगे उतने आपको नंबर मिलेंगे। तो एक बार मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि जो अलैंगिक और लैंगिक जनन में जो अंतर क्या होते हैं, यानी जनक की अपन बात करें, अलैंगिक जनन जो होती है एक जनक की होती है, लैंगिक जो जनन होती है द्विजनक की होती है। अपन विभाजन की बात करें तो अलैंगिक जो जनन होती है इसमें समसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अपन युग्मकों की बात करें तो अलैंगिक जनन के लिए युग्मक आवश्यक नहीं होते और लैंगिक जनन के लिए युग्मक आवश्यक होते हैं। यदि अपन निषेचन की बात करें तो अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता और लैंगिक जनन में निषेचन होता है। अपन युग्मनज की बात करें यानी जाइगोट की बात करें तो नहीं बनता, यानी अलैंगिक जनन में निषेचन ही नहीं होता तो युग्मनज नहीं बनेगा, और लैंगिक जनन में युग्मनज बनता है। अपन संतति की बात करें, मैं बता चुका हूँ कि अलैंगिक जनन में जो संतति होती है आनुवंशिक आकार के रूप से अपने जनक के समान होती है, जिसे क्लोन कहते हैं, यानी संतति में विभिन्नताएं नहीं पाई जाती, यानी आनुवंशिक व आकार के रूप से जनक के समान होती है संतति, यानी विभिन्नताएं नहीं पाई जाती। जबकि लैंगिक जनन में 2 जनक भाग लेते हैं, यानी संतति होती है हूबहू जनक के समान नहीं होती, यानी विभिन्नताएं पाई जाती है। तो इस प्रकार से आपसे यदि डिफरेंस का प्रश्न पूछा जाता है तो आप उत्तर है वो लिख सकते हैं। धन्यवाद।